नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए जो आपके क्लास 12 का होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 आपका रहने वाला है, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? अगर हम इसके नाम को देखें तो यहाँ आपको साफ पता चल रहा होगा, जन पोषण मतलब जन मतलब लोग, और पोषण जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी होते हैं, जो तत्व होते हैं उनके बारे में। और नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य, जो मानव शरीर है उसके स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। इस चैप्टर से हम यही समझ रहे हैं कि इसमें हम पोषण के बारे में समझेंगे और कौन कौन सी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए सही होती है हम उनके बारे में समझने वाली है। तो आपको पूरा चैप्टर जो है जन पोषण मतलब लोगों के पोषण पर रहने वाला है और उनके स्वास्थ्य पे। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि किस किस चीज की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, या कौन सी बीमारी किस चीज की कमी से होती है, या फिर जन पोषण किस लिए जरूरी है। हम ऐसे जो टॉपिक्स है उनको समझने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं आपके इस चैप्टर में। आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो आशा करती हूँ एंड तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे और जितनी भी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं इसकी भी पूरी कोशिश करूंगी। तो अब हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट आपको दे रखा है आपका जन स्वास्थ्य की संकल्पना। अब यहाँ पे आपको जन स्वास्थ्य के बारे में बताना है कि आपको जो जन स्वास्थ्य यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं इससे आपका क्या मतलब है, इसकी संकल्पना क्या है। तो क्या है, जन स्वास्थ्य का तात्पर्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसके बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास से है। क्या है, जन स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा। अब यहाँ पे क्या है, हम जो लोग हैं स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए जो समाज के द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास है। यहाँ कोई एक व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है, यहाँ कौन है, हमारा पूरा समाज सामूहिक प्रयास कर रहा है। यहाँ अलग अलग नहीं है, साथ में ग्रुप बने हुए हैं। वो जो लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हमारा जन स्वास्थ्य। यही आपके जन स्वास्थ्य की संकल्पना है। इसमें आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी डेफिनेशन है क्या, कि जन स्वास्थ्य का तात्पर्य वही है जहां पे जो हमारे ग्रुप समाज के लोग हैं एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर हमारे स्वास्थ्य के लिए संकल्पना कर रहे हैं, उसी को हम जन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम देखेंगे जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह केंद्र है। अब जन स्वास्थ्य जो है एक केंद्र है, किसका, पोषण अध्ययन का वह केंद्र है जिसमें पोषण संबंधित बीमारियों तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या है कि जन स्वास्थ्य एक ऐसा पोषण, ऐसा केंद्र है जहां पर क्या है कि जिसमें पोषण संबंधित जितनी भी बीमारी होती है, जितनी भी समस्याएं होती है, उनका नियंत्रण करते हैं। हम क्या करते हैं, उनके नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से हम उसको नियंत्रित कर सके, जो भी हमारी पोषण संबंधित जो भी बीमारियां है उनको, या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से हम नियंत्रण कर सके, उसको हम प्रयास करते हैं एक तरीके से कि कंट्रोल में कैसे हम ला सके। किसके द्वारा, जन स्वास्थ्य पोषण के द्वारा। इसमें क्या है, जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा उसे बढ़ावा देना है। अब जन स्वास्थ्य का क्या मतलब है, हम अगर इसमें भी इजी डेफिनेशन में देखें तो जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा उसे बढ़ावा देना। अब क्या है, जन स्वास्थ्य तो यही चाहता है ना कि जो लोग हैं वो स्वस्थ रहे, पोषण संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में ना आए। तो क्या यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि जन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा उसे बढ़ावा देना। किसे, स्वास्थ्य को ही बढ़ावा देना, किस तरीके से हम अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं। नेक्स्ट, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारी नीतियां व कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब जन स्वास्थ्य क्या है, एक बहुत बड़ा, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी सरकारी नीति भी लागू की जाती है, बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित किए जाते हैं बहुत सारे कार्यक्रम।
तो ये जो थे आपके जन स्वास्थ्य के कुछ टॉपिक्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा था कि जन स्वास्थ्य क्या क्या है, उसका हमें जो संकल्पना है वो बतानी है। तो उसमें क्या है कि जो समूह के द्वारा प्रयास किया जा रहा है हमारे लोगों के स्वास्थ्य को, पोषण संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कम करने के लिए, तो उसी को जन स्वास्थ्य कहा जा रहा है। जन स्वास्थ्य में आप और पॉइंट्स बता सकते हैं कि किस तरीके से जितनी भी पोषण संबंधित बीमारी है उसको नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या है कि बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम भी लागू किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। और जन स्वास्थ्य का क्या मतलब है, जो हमारी स्वस्थता है उसको बनाए रखना और बढ़ाए रखना, यही आपका जन स्वास्थ्य है। अब यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जिसमें है भारत में पोषण संबंधित समस्याएं। अब देश है, वहां पे बहुत सारे, हम यहाँ पे समाज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसी समस्याएं हैं, बाहरी देशों में भी है। लेकिन यहाँ पे भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में किस प्रकार से पोषण संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत में किस तरीके से लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पोषण से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पता ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। तो क्या होता है, उनके जो पोषण होता है ना वो पूरी तरीके से उनको मिल नहीं पाता है, न्यूट्रिशन वगैरह उनको नहीं मिलते हैं, जिससे बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो उनको हो जाती है या लग जाती है। या फिर क्या, पोषण से रिलेटेड जो भी हमें फूड लेना चाहिए वो हम नहीं ले रहे, या कौन कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं। हम भले कितने ही रिच है लेकिन हमारी डाइट ठीक नहीं है, जो पोषण संबंधित चीजें हमें खानी चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं। तो किस तरीके से हम ठीक रहेंगे, तो वही है कि किस प्रकार से समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है, वो हमें यहाँ बताया जा रहा है। फर्स्ट यहाँ आपको बता रखा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण समस्या। अब क्या है यहाँ पे कुपोषण और प्रोटीन ऊर्जा की जो कुपोषण समस्या है वहां पे बता रखा है। कुपोषण आपको पता होगा कि एक तरीके से आप आहार ले रहे हैं लेकिन वो आहार आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्या है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं वजन बढ़ाने के लिए, चीजें खा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आपके वजन नहीं बढ़ रहा है, आपको कुपोषण की समस्या है, मतलब आपका वजन आपकी उम्र के हिसाब से कम है। ठीक है, यह समस्या किसी भी क्षेत्रीय समाज में पाई जा सकती है। ये समस्या जो है किसी भी क्षेत्रीय समाज में पाई जा सकती है। यहाँ पे कोई उम्र नहीं बताया जाएगा आपको, ये किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी जगह पर हो सकती है, जैसे कि आप रिच है, पुअर है, वो ऐसे नहीं देखा जाएगा। ये कुपोषण की समस्या किसी को भी हो सकती है जो कि पूरी तरीके से जो डाइट है, पोषण युक्त डाइट है, वो नहीं ले रहा है। इस समस्या का मुख्य कारण ऊर्जा और प्रोटीन जैसी वृत्त पोषकों की जो तत्व की कमी, जो कम मात्रा में ग्रहण करने के कारण यह समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये जो समस्या है, कुपोषण की जो समस्या किस लिए होती है, जब हमारे भोजन में या किसी प्रकार से ऊर्जा और प्रोटीन जैसे वृहद पोषक, जो ऊर्जा है और प्रोटीन जैसे बड़े जो पोषक तत्व है वो जो है पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पा रहे, किसी भी तरीके से वो हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहे हैं, जो ऊर्जा है या जो भी प्रोटीन है। तो क्या होगा, जिससे हमें क्या होगा, कुपोषण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। छोटे बच्चों में इन समस्याओं की संभावना सबसे अधिक होती है। अब क्या है, छोटे बच्चे हम स्टार्टिंग में ही देखेंगे, छोटे बच्चे उनको पूरी तरीके से, हम इस एज में हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई आहार हमें नहीं मिल रहा तो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि हम किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे सर में दर्द होता है, हम फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम छोटे हैं या फिर एजेड है, मतलब हमारी उम्र ज्यादा है, तो क्या होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो सहना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, यहाँ पे छोटे बच्चों के बारे में बताया गया है कि छोटे बच्चों को ज्यादातर ये संभावना होती है कि उनको कुपोषण की समस्या हो सकती है। कैसे हो सकती है कि अगर ज्यादा ही छोटा बेबी है तो उसको माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मॉडल बनता जा रहा है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अब माँ के द्वारा बच्चों को दूध पिलाना एक पुरानी प्रथा बनती जा रही है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होना स्टार्ट हो गया है। तो क्या होता है, शुरुआत से ही बच्चे के अंदर जो प्रोटीन की समस्या होती है वो आना शुरू हो जाती है। तो क्या आगे चलकर ये समस्या धीरे धीरे बढ़ जाती है और कुपोषण का रूप ले लेती है। या कोई मध्यम वर्ग का बच्चा है जो कि मिडिल एज में है, तो क्या होगा, उसको पूरी तरीके से आहार नहीं मिल रहा है,
जो डाइट उसको लेनी चाहिए, जिस टाइम पर लेनी चाहिए वो नहीं ले रहा है, तो क्या होगा, इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, आहार संबंधित समस्या उत्पन्न होगी और वो बच्चा क्या होगा, कुपोषण का शिकारी हो जाएगा। और मेनली इसमें क्या होता है कि हमें ऊर्जा है या जो कि प्रोटीन वगैरह है वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो है कुपोषण की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है? फर्स्ट आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि ये किस वजह से होता है। तो ये किस वजह से होता है, इसमें हमें ऊर्जा और प्रोटीन जो है वो पूर्ण मात्रा में नहीं मिलते हैं। किस एज में होता है, तो सबसे ज्यादा जो है छोटे बच्चों में ये पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो संभावना होती है वो छोटे बच्चों के लिए ही होती है। इसी में आपका नेक्स्ट है सूखा रोग। सूखा रोग हमें नाम से ही पता चल रहा है, सूखा रोग ऐसी समस्या है जहां आहार में सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला यह रोग अधिकतर 15 महीने के बच्चों में पाया जाता है। अब ये जो सूखा रोग है क्या है, ये आहार से संबंधित ये भी प्रॉब्लम है, किस लिए कि हमें पोषक तत्व पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अधिकतम जो है ये बच्चे कौन से बच्चे होते हैं, जो 15 महीने तक के बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है ये जो रोग है। इसका मुख्य कारण बच्चों को माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना और ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा और पौष्टिकता में कमी। अब क्या है, सूखा रोग किस वजह से होता है, यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिखा रखा है कि किस तरीके से बच्चे को सूखा रोग हो रखा है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इसकी जो मांसपेशियां वगैरह है, जो सीने की आप हड्डी देखेंगे वो आपको साफ साफ दिखाई देंगी। इसके हाथ पर आप देख सकते हैं। एक तरीके से सूखा रोग क्या आप कुपोषण नहीं बोल सकते, कुपोषण में मतलब बच्चे की स्थिति ठीक है, इतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन सूखे रोग में क्या है कि वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उसकी जो हड्डियां वगैरह है, शरीर का जो अंदरूनी ढांचा है वो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। तो इसमें यही सबसे ज्यादा क्या है, ये छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। और किस लिए, या तो माँ का दूध नहीं मिल रहा होता है या फिर जो ऊपरी आहार का जो प्रोटीन वगैरह होता है उनको वो प्राप्त नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से कि सूखा रोग होता है। अब यहाँ पे आपको सूखे रोग के लक्षण बता रखे हैं। फर्स्ट आपको बता दिया कि सूखा रोग किन्हें होता है और किस तरीके से होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सूखा रोग है वो 15 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनमें अधिकतम पाया जाता है। किस लिए पाया जाता है, तो माँ का दूध नहीं मिल पाता है या फिर जो अन्य आहार से मिलने वाला प्रोटीन और ऊर्जा होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, इस वजह से जो सूखा रोग है वो हो जाता है। इसमें अब इसके लक्षण है तो क्या है, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। अब क्या है, बच्चे का शरीर जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब कि आप देखेंगे कि जो स्किन वगैरह है वो वैसी की वैसी एकदम पतली है, पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है अंदर का वो दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, पेन होगा, हड्डियों में जो है हमारे दर्द होगा। तो वही है कि मांसपेशियों में जो है कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे का चेहरा बंद या किसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह हो जाता है। अब क्या है, वो झुर्रियां वगैरह दिखाई देने लग जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका फेस एकदम टाइट होता है, चिपका हुआ रहता है इधर से। तो क्या होता है, बच्चे का फेस भी वही बुजुर्ग लोगों की जैसे दिखने लग जाता है। आप इधर स्किन वगैरह आप देखेंगे तो उनकी स्किन बिल्कुल बैठ जाती है। आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से इस बच्चे का आप देखेंगे, यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं। अगर कोई आप देखेंगे इस एज तक का कोई बच्चा हो तो ये शेप इसकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है इसकी शेप ऐसे है, वी शेप में बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी स्किन जो है बिल्कुल बैठी हुई है। तो क्या है इसमें सेकंड पॉइंट क्या है लक्षण में आपका, फर्स्ट मांसपेशियों में कमजोरी होती है। सेकंड जो बच्चे का फेस होता है वो किस तरीके से हो जाता है, किसी बुजुर्ग आदमी की जैसा उसका फेस लगने लगता है। थर्ड दे रखा है आपको कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अब क्या है कि बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है, जिस तरीके का आहार उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसके शरीर में कमजोरी हो रही है, उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। ऐसा सिर्फ बच्चों में ही नहीं होता, बड़े भी होते हैं, उनको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो चिड़चिड़ाहट तो आ ही जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, बच्चों में भी चिड़चिड़ाहट स्टार्ट हो जाती है इस प्रॉब्लम में। अक्सर पेट खराब रहता है, शरीर के रंग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है, पेट खराब रहता है। अब आप सूखा रोग देखेंगे या पेट क्या है, पेट पूरे टाइम खराब ही है। अब
किस किस तरह से जो रोग है वो हो रहा है, तो जो आहार वो खा रहा है उसके शरीर में वो आहार लग ही नहीं रहा है। क्या है, पेट खराब है, जो भी वो आहार ले रहा है वो लग नहीं रहा उसके शरीर में, जिस वजह से आप देखेंगे तो उसका जो जिस प्रकार से उसकी वृद्धि होनी चाहिए थी उस प्रकार से उसकी वृद्धि नहीं होती है, और क्या होता है कि उसको ये जो रोग है, सूखा रोग है, वो लग जाता है। नेक्स्ट, शरीर में पानी का ठहराव नहीं दिखता है। अब क्या है, बार बार वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम करते हैं, तो जिस वजह से क्या है, शरीर में जो है पानी का ठहराव है, जो रुकना चाहिए पानी, जितना पानी हमारे शरीर को जरूरी होता है उतना पानी हमारे शरीर में रुक ही नहीं रहा है। तो क्या है, ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं कि शरीर में पानी का ठहराव नहीं रहता है, जिस वजह से कि जो है आप सूखा रोग देख सकते हैं। इन सब लक्षणों के कारण हम बता सकते हैं कि जो सूखा रोग प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो रखी है। तो ये पूरा आपके सूखा रोग के बारे में था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वाशियोरकर। ये जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है वो है क्वाशियोरकर। इसमें क्या है कि यदि बच्चे के आहार में कैलोरी की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगते हैं और धीरे धीरे बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। अब क्या है यहाँ पे, यदि बच्चे के आहार में कैलोरी नहीं है, अब क्या है, हमें पूर्ण आहार खाना होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, लेकिन यहाँ क्या है, यदि बच्चे के आहार में उसको कैलोरी नहीं मिल रही है तो इससे क्या होगा, शरीर में उपस्थित जो प्रोटीन है, प्रोटीन ऊर्जा देने लगता है। अब क्या है, प्रोटीन ही ऊर्जा देने लग जाता है और धीरे धीरे बच्चे का क्वाशियोरकर रोग से जो है वो पीड़ित हो जाता है। जब क्या है, पूर्ण रूप से कैलोरी नहीं मिल रही है, प्रोटीन द्वारा ये ऊर्जा ले रहा है, तो उसके शरीर में जो है क्वाशियोरकर जो बीमारी है वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाती है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। ग्रीक भाषा शब्द का अर्थ है, मतलब क्या है, ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें क्या है कि ये जो रोग है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें क्या है, पूर्ण रूप से कैलोरी नहीं मिलती है, तो जो प्रोटीन ऊर्जा है, वही जो प्रोटीन है वो ऊर्जा देने लग जाता है। तो धीरे धीरे जो शरीर में ये जो बीमारी है वो बच्चे के अंदर घर करने लग जाती है, और जो ये बीमारी है ये 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को होती है। और क्या है इसमें कि ये जो बता सकते हैं, आपको ये जरूरी नहीं है वैसे बताना, लेकिन आपको अगर पॉइंट ना आए तो आप बता सकते हैं कि ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ बता रखा है कि बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा दिखता है, मतलब जो आप फेस देखेंगे तो फेस जो है गोल हो जाता है। इसमें जो इस बीमारी में फेस पूरा गोल हो जाता है। शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन आ जाती है, जिसे इसे एडिमा कहते हैं। शरीर में क्या है, पानी का ठहराव कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अब क्या है, वॉशरूम हमारे लिए जरूरी है, तो क्या है, इस बीमारी में क्या है, वॉशरूम बहुत कम हो जाता है, जितना हमें आना चाहिए उससे कम। तो क्या होगा, यहाँ पे जो शरीर में पानी का ठहराव है वो हद से ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप देखेंगे शरीर फूलने लग जाएगा, जगह जगह पे आप देखेंगे सूजन बनने लग जाएगी, जहां जहां पानी इकट्ठा हो जाएगा वहां वहां का शरीर क्या होगा, फूल जाएगा। और ऐसे इसमें बता रखे कि बच्चे का चेहरा चांद की तरह बिल्कुल गोल हो जाता है। अब क्या है कि पानी का ठहराव बढ़ गया, जिस वजह से बच्चे का जो शरीर है वो धीरे धीरे मोटा हो रहा है, उसके में जो सूजन की प्रॉब्लम है वो उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे आपको बता रखा है, इस बच्चे की आप ड्राइंग देख सकते हैं, किस तरीके से आप इसका शरीर देख रहे हैं, जिसमें इसको जो बीमारी है वो बता रखी है कि किस तरीके से आप इसका फेस देख सकते हैं, पूरा गोल है। आप देख रहे हैं पानी का ठहराव हो रखा है, यहाँ पे हमें पता भी चल रहा है कि किस तरीके से जो पानी का ठहराव है वो हो रखा है, और जो शरीर में सूजन जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। मोटे वसा युक्त यकृत के कारण पेट फूला सा दिखता है। अब क्या है, ये पेट जो है वो फूला हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर है मोटे वसा युक्त, अब इसमें क्या है, इसके यकृत में जो है वो वसा भर चुका है, जो वसा की मात्रा है वो अत्यधिक हो चुकी है, इसके कारण जो इसका पेट है वो फूला हुआ लग रहा है। रंगहीन हो जाता है तथा छिल से जाते हैं। अब क्या है, रंगहीन हो जाता है, कलर आप देखेंगे ऐसा हो जाता है कि कलर पता ही नहीं चल पाता है हमें। किस तरीके से आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि रंगहीन, आप देखेंगे कोई बच्चा बीमार है तो क्या होगा, एकदम अजीब सा ही हो जाता है, वो देखने में अलग ही लगता है, पता चल जाता है, फेस से पता चल जाता है कि वो बीमार है। तो वही है कि यहाँ पे रंगहीन हो जाता है। शरीर में पानी भर जाने के कारण बच्चे के चलने में कठिनाई। अब शरीर में पानी भर गया तो बच्चा अब ठीक से कैसे चल पाएगा,
पेट की आप स्थिति देख रहे हैं किस तरीके से बाहर आई हुई है, सूजन हो रखा है शरीर में, तो चलने में भी जो है उसके कठिनाई होगी। तो वही बताया है कि किस तरीके से शरीर में पानी भर जाता है तो चलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, इस दिशा में भी पेट खराब हो जाता है तथा मल सरल सा हो जाता है। अब क्या है, इसमें भी पेट खराब होने की स्थिति जो है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी जो आपके प्रॉब्लम्स थी, आपने देखा आपके जो क्वाशियोरकर बीमारी है इसमें थी। इसमें हमने देखा किस तरीके से कैलोरी की कमी से ये बीमारी होती है, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होती पाई जाती है जो बीमारी है। इसमें क्या है, बच्चा क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे का चेहरा किस तरीके से बिल्कुल गोल हो जाता है, शरीर में पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जो यकृत है उसमें वसा भर जाता है, जिस वजह से पेट जो है फूला हुआ लगता है और बाहर की तरफ दिखाई देता है। जो बच्चे का कलर है वो रंगहीन हो जाता है, बच्चे का जो चेहरा होता है वो रंगहीन हो जाता है। और क्या है, इसमें भी पेट खराब होने की जो स्थिति है वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाती है। और वजन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, बच्चे का जो चलना फिरना होता है वो भी कम हो जाता है। किस तरीके से उसको कठिनाई होती है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका दे रखा है इसमें रोग जो कि सूक्ष्म पोषकों की कमी से होता है। सूक्ष्म क्या है, यहाँ पे जो छोटे पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी की मात्रा कम हो तो उसमें अन्य पोषक तत्व, विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि खनिज, प्रोटीन, विटामिन की मात्रा कम होने की पूरी संभावना होती है। अब क्या है, ये छोटे जो तत्व हमें दे रखे हैं, खनिज हो गया, प्रोटीन, विटामिन, तो क्या है इसमें क्या बता रखा है कि जब भी हमारे आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा की जो कमी होती है तो उसी से ही जो है सूक्ष्म पोषकों की कमी भी होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है, ये बड़े पोषक है, वृहद पोषक है, ये हमारे लिए जरूरी ही है। अब क्या है, हमें यही नहीं मिलेगा, पूरी मात्रा में नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा, जो हमारे छोटे पोषक तत्व होंगे वो भी धीरे धीरे हमारे शरीर में कम होते जाएंगे। तो वही यहाँ बता रखा है कि यदि आहार में ऊर्जा और जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम हो जाती है तो जो अन्य पोषक तत्व, विशेषकर जो सूक्ष्म मतलब जो भी छोटे पोषक तत्व होते हैं, जो छोटे पोषक तत्व होते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म मतलब क्या है, छोटे पोषक तत्व, जैसे कि खनिज हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, इनकी मात्रा भी कम होने लग जाती है। मतलब पूरी संभावना होती है कि इनकी मात्रा भी कम हो जाएगी। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से संबंधित कुछ प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्याएं। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो इन पोषक तत्वों की, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके द्वारा जो जो समस्याएं होती है, प्रमुख समस्याएं होती है, हम उनको समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ आपको दे रखा है आपका जो है रक्ताल्पता। अब इससे अब क्या आपको क्या समझ में आ रहा है, रक्त मतलब यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, रक्त मतलब ब्लड। अब अल्पता मतलब अल्पता मतलब कम, रक्त अल्पता जहाँ पे हमें खून की कमी हो जाती है, अनीमिया, उसके बारे में बताया गया है कि जो रक्त अल्पता का जो साधारण अर्थ है कि रक्त की कमी। अब क्या है, रक्त अल्पता मतलब हमें जो रक्त की कमी हो जाती है, अनीमिया, खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। अब हीमोग्लोबिन आपको पता है, आपके ब्लड जो होते हैं उसमें हम हीमोग्लोबिन में इसको चेक करते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, उससे हमें पता चलता है। तो क्या है यहाँ पे रक्त अल्पता, आपको फर्स्ट पता होना चाहिए, इसमें रक्त की कमी हो जाती है। किस लिए होती है, तो यह लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या में, जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी तो हमें क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी, मतलब अनीमिया जो है हमें वो हो जाएगा। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। अब यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन के कौन कौन से कार्य हैं वो आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है, ब्लड के जरिए जो ऑक्सीजन वगैरह है वो हमारे पूरे शरीर में वो पहुंचाता है। और इसकी संख्या में कमी आने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आ जाती है। अब यही ऑक्सीजन पहुंचाता है तो क्या होगा, अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो क्या होगा कि हमारे शरीर में भी जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन पहुंचाएगा, लेकिन पूर्ण मात्रा में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके कारण व्यक्ति
जो है उसको हद से ज्यादा जो थकान होगी। अब हीमोग्लोबिन की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, तो थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसके कारण क्या होता है, थकान होता है, कमजोरी होती है, और क्या है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है हीमोग्लोबिन की ही कमी से होती है। जैसे यहाँ आपने देख लिया, चक्कर आना हो गया, कोई कार्य करने का मन नहीं होता है, या मन नहीं लगता कहीं पे, कोई भी हमें कार्य दिया जा रहा है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ये सब क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी से ही होता है। क्योंकि खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो कोई भी जो कार्य है वो करने का मन नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना है, हीमोग्लोबिन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो क्या होता है कि रक्ताल्पता क्यों होता है, रक्त की कमी क्यों होती है हमारे शरीर में, तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, जिस कारण जो है हमें रक्ताल्पता मतलब अनीमिया होती है, ठीक है। और जब ये होता है तो क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन में ही कमी हो जाती है, जो तत्व होते हैं उसमें कमी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आता है, कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आपका, ये आपको बता रखा है, ये ड्राइंग के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नॉर्मल हैंड है, यहाँ पे आपको थोड़ा रेड भी दिख रहा है, रेड रेड आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल हैंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनीमिया की कमी है, प्रॉब्लम है अनीमिया की। तो इसमें आपको दिख रहा है ये पूरी तरीके से येलो, आप देखेंगे इस हैंड को, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ब्लड सेल्स जो है वो बहुत कम है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज्यादा कम है इसमें। तो आपको इससे भी आपको पता चल सकता है कि ज्यादा येलो, मतलब आप बिल्कुल नहीं देख सकते नॉर्मल वगैरह, जैसे कि बिल्कुल हाथ देखेंगे बिल्कुल येलो है, ब्लड सेल्स नजर नहीं आ रही, आप हाथ में भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपके अंदर खून की कमी है या नहीं है। आप फर्स्ट आप सिम्टम्स मैच कर सकते हैं कि थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, चक्कर आ रहा है, या चिड़चिड़ाहट हो रही है, ऐसी आप प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। लेकिन साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नॉर्मल हैंड है जो रेड नजर आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि हाँ इस हाथ में जो है ब्लड सेल्स है, लेकिन यहाँ क्या है, ये बिल्कुल येलो है, तो क्या है, यहाँ पे अनीमिया की प्रॉब्लम है। ये आपको ड्राइंग के जरिए बताने की कोशिश की गई है। अब ये क्यों होता है, अब यहाँ पे क्या है कि हीमोग्लोबिन या कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, अनीमिया ही हो रहा है या कोई अन्य रोग हो रहा है, तो किसी कारण से नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि जब हमारे शरीर को मन करता है वो बीमार हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसी वजह से कुछ ना कुछ हमारे शरीर में कमी होती है, हमारे आहार में कमी होती है, तो जिस वजह से जो ये बीमारियां होती है वो हमारे शरीर को लगती है। तो हम यही कारण समझने वाले हैं कि ये कारण कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट यहाँ आपको दे रखा है आहार में लोहे की कमी। अब यहाँ क्या है, ये लोहा, आप लोहा वाला लोहा मत समझना, ये मतलब जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो जो कि जरूरी होते हैं हमारे शरीर में जो खून है उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ लोहा क्या है, ये आयरन जो है ये ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए जो लोहे का शब्द, लोहा जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट, आहार द्वारा लिए गए लोहे का शरीर में पूरी तरीके से अवशोषित ना हो पाना। अब क्या है, हम ये नहीं ले रहे हैं या फिर इसकी कमी है हमारे शरीर में, लेकिन हम पूर्ण मात्रा में ले भी रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारे शरीर में ये लग नहीं रहा है। तो क्या होगा, इससे तो वही हो जाएगा ना कि कमी तो हमारे शरीर में रहेगी, हम खा भी रहे हैं लेकिन फिर भी हमें लग नहीं रहा वो शरीर में, या पूर्ण मात्रा में हम नहीं ले रहे, तो हमारे शरीर को वो नहीं लगेगा। तो वही है कि आहार हम ले रहे हैं, लेकिन जो आहार है वो पूरी तरीके से हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पा रहा है, वो मिल नहीं पा रहा है हमारे शरीर में। तो किशोरियों में तीव्र वृद्धि अवस्था तथा कारण अब क्या है, ये जो हो रहा है इस वजह से आप देखेंगे जो आपका हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है वो होती है, क्योंकि क्या है, हम आहार ले रहे हैं लेकिन जो आहार है पूर्ण रूप से हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा हमारे शरीर में, या हम खा रहे हैं लेकिन किसी प्रॉब्लम से वो पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, वो लोह तत्व है उसकी कमी रहेगी, ठीक है। प्रसव के समय प्रसव में रक्त की क्षति होने के कारण, दुर्घटना में अत्यधिक रक्त बहने अथवा अधिक रक्तदान के कारण। अब क्या है, यहाँ प्रसव प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होता है, या फिर पीरियड्स के टाइम पे आप देखेंगे जो ब्लड वगैरह निकलता है उससे भी इसकी कमी हो सकती है, अत्यधिक ब्लड निकलता है उस टाइम।
तो उस टाइम भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। या फिर जब कोई भी क्षति होती है, कोई भी हमें चोट लगती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, ज्यादा मात्रा में जो ब्लड है वो बाहर निकलने लगता है, या हम सही टाइम पे उसको रोकते नहीं है, तो क्या होता है कि शरीर से जितना ब्लड बाहर आना चाहिए था उससे ज्यादा आ जाता है। तो क्या है, उससे भी जो हीमोग्लोबिन सेल्स है उसकी कमी हो जाती है। या फिर हम रक्तदान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो रक्तदान है ना वो अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, हम समय को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, या हमें किस किस टाइम पर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो रक्त दे रहे हैं और वो भूल जाते हैं, या फिर किसी कारणवश ज्यादा रक्तदान कर देते हैं, तो क्या होगा, उससे भी जो हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम है वो उत्पन्न होती है। तो ये आपके प्रॉब्लम सुन रखे थे किस तरीके से, किस कारणों से जो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी है हमारे शरीर में होती है। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट लोह तत्व यानी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो उनकी कमी होती है, या फिर जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो पूरी तरीके से हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी समय पीरियड्स के टाइम पे हम ले सकते हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट के टाइम पे हम बोल सकते हैं, या अत्यधिक मात्रा में रक्तदान करने पर हम जो ये हमारी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ बता रखा है शारीरिक थकान क्या होता है कि अब देखिए खून की कमी हो रही है, मैंने बताया आपको खून की कमी हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि खून की कमी हो रही है तो क्या है, शारीरिक थकान हो रहा है। अब हम क्या है, हमें कार्य करने में प्रॉब्लम होगी, कार्य करने में दिक्कत होगी, थोड़ा काम करने पर सांस फूलने लगती है, सिर जो है चकराने लगता है और शिथिलता होने लगती है, मतलब चक्कर आने स्टार्ट होने लग जाता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा सर घूम रहा है, तुरंत थकान हो रही है, तो क्या है कि कोई प्रॉब्लम होगी हमारे शरीर में। अब क्या है, ये ज्यादातर क्या होता है, खून की कमी हो रही है हमारे शरीर में, किसी प्रकार की कमी हो रही है, तब ये सारी सिचुएशन आएंगी, है ना। तो क्या है, इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो शरीर जो है शारीरिक थकान होना स्टार्ट हो जाता है। खून की कमी हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, एक ब्लड जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड की ही कमी हो रही है तो क्या होगा, शरीर में थकान होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सर दर्द है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। और सिर्फ ऐसा हम इसमें नहीं लिख सकते हैं, अन्य किसी रोग के बारे में भी आया, अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में तो आप ये पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप रोग में देखेंगे तो क्या होता है, थकान ही होती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, या चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाता है, कोई कार्य करने का मन नहीं करता है। तो आप ये पॉइंट्स आप किसी भी रोग में लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, रोग में यही सारी जो सिचुएशन होती है, ये प्रॉब्लम्स होती है, वही आती है, ठीक है। तो ये सिर्फ जरूरी नहीं कि आप इसी में लिखिए। व्यक्तियों में रक्त की कमी छाती में दर्द का कारण बन सकती है। अब क्या है, जो रक्त की कमी है उसके कारण क्या हो सकता है कि जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है, या सीने में दर्द की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, वो जो है वो स्टार्ट होना जो चालू हो जाती है। कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, खून की कमी से कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स होती है उत्पन्न हो सकती है, या कोई अन्य प्रॉब्लम्स किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। आहार में कमी चिंता का कारण बनती है। अब क्या है, अब आहार में आप पूर्ण रूप से आहार नहीं ले रहे, तो क्या होगा, आहार में आप कमी कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन, आप देखिए पूर्ण रूप से आप खाना नहीं खा रहे, तो क्या होगा, आपको आहार पूरी तरीके से मिल नहीं रहा, तो आपका जो माइंड है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्या है, टेंशन वगैरह जो होगी, चिंता जो होगी वो बढ़ती जाएगी, वो आप किसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे। क्या है, माइंड जो है जब तक शांत नहीं होगा, पूर्ण रूप से आप आहार नहीं लेंगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी। अब किसी भी बात को लेके क्या है, हद से ज्यादा आप टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे। कुछ अवधि के बाद नाखून को ब्रिंजल बना देती है। अब क्या है, जो नाखून वगैरह आप देखेंगे ना बिल्कुल सूख जाते हैं, आप नाखून में भी आपके ब्लड दिखाई देते हैं, आप देखेंगे, भले ही हाथ में ना दिखे लेकिन नाखून के पास अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन क्या है कि नाखून भी बिल्कुल तरीके से ब्रिंजल बना देती है, उसका कलर ही बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक रक्तहीनता से पीड़ित रोगी अक्सर मानसिक रोगों से भी ग्रस्त हो जाता है। अब क्या है, बहुत ज्यादा खून की कमी है, बहुत ज्यादा ही आप देखेंगे जो रक्ताल्पता है वो बढ़ती जा रही है, तो ऑक्सीजन शरीर में मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, मानसिक रोग भी हो सकता है। चिंता बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, आप आहार नहीं लेंगे पूरी तरीके से, लो ये सब, या फिर आप ले रहे हैं तो आपके शरीर को लग नहीं रहा है, तो क्या होगा, इससे आपकी टेंशन जो बढ़ना स्टार्ट होगी, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी जो क्षति है, मतलब
जो चोट पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि आप मानसिक रूप से भी ग्रसित हो सकते हैं। ये आपको अनीमिया की कमी से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है वो है। गर्भवती महिलाओं में लोह की कमी के कारण पिया की स्थिति जो है वो आ जाती है, जिसमें उनकी मिट्टी चूना रेत खाने की जो वो होती है। आप देखेंगे, आप गर्भवती महिलाएं हैं तो क्या है, आप इस चीज में देखते हैं कि जब गर्भवती महिलाएं होती है, उनको जब शरीर में कमी होती है, खून की कमी होती है, तो क्या होता है, उनमें क्या मन करता है उनका खाने का, तो चौक हो गया, मिट्टी हो गया, या फिर ईंट वगैरह हो गया, ऐसी चीजें जो है वो खाने का मन करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी जो है अनीमिया की कमी से ही होता है। तो ये सारी जो आपके प्रॉब्लम्स दे रखी थी, आपकी अनीमिया की कमी से दे रखी थी, मतलब जो आपकी रक्तअल्पता थी उसकी कमी से। आई होप आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसमें आप देख लीजिए, आपको पता है छोटे छोटे पॉइंट से बना सकते हो, जरूरी नहीं आप इतने बड़े ही पॉइंट बनाएं। हीमोग्लोबिन मतलब रक्तअल्पता का बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, रक्त की कमी। ठीक है, इसमें आप जितने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आप लिखिए और उसको डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जो पॉइंट्स है वो ज्यादा लेंदी बन सके और अच्छे आंसर बन सके। ये सारा आपका जो था रक्तअल्पता की कमी से था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका इसमें जो सेकंड दे रखा है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी। अब यहाँ पे क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो भी बीमारी होती है उनके बारे में। मतलब विटामिन ए का आविष्कार 1913 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, ये डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपसे आ गया तो आप ये पॉइंट बना सकते हैं कि विटामिन ए का आविष्कार 1913 ईस्वी में किया गया था। यह हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है। अब क्या है, विटामिन ए किस प्रकार से होता है, हमारे शरीर के अंदर ही क्या है, हल्के पीले रंग का जो दानेदार पदार्थ है वही हमारा विटामिन ए होता है। इसमें आप ये सेकेंड पॉइंट बना सकते हैं, हल्के पीले दानेदार जो तरीके का होता है वो हमारा विटामिन ए होता है, जो साधारण ताप पर नष्ट नहीं होता है। अब इसमें आप ये थर्ड पॉइंट बना सकते हैं कि ये जो है साधारण ताप पर नष्ट नहीं होता, परंतु ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। अब क्या है, ये जो नॉर्मल ताप है, साधारण ताप पर ये नष्ट नहीं होता है, लेकिन जब ऑक्सीकरण होता है या सूर्य का ताप पड़ता है तो उसमें ये नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बता रखा है विटामिन ए के जो आपके कार्य रहने वाले हैं। विटामिन ए के कार्य तो क्या है, फर्स्ट है स्वस्थ दृष्टि बनाए रखना। विटामिन ए से आप देखेंगे हमारी जो आंखें हैं, जो हमारी रोशनी है, रेटिना की रोशनी है वो बढ़ती है विटामिन ए से। तो क्या है, ये विटामिन ए ही है जो हमारी दृष्टि है, आंखों की दृष्टि है उनको स्वस्थ रखता है, उनको बनाए रखता है। नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक। अब क्या है, ये जो नई कोशिका हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है, बन रही है किसी कार्य को करने के लिए, तो ये उसमें भी सहायक होता है। नेक्स्ट, दांतों का त्वचा का स्वास्थ्य। जो दांत है और जो हमारी त्वचा है, जो इनका स्वास्थ्य है, ये भी विटामिन ए के द्वारा ही जो है ये कार्य किया जाता है। तो ये आपके विटामिन ए के कार्य थे, कौन कौन से वो कार्य करता है। नेक्स्ट आपका आ गया है अब किरेटोमलेशिया। अब यहाँ पे क्या है, आपका किरेटोमलेशिया जो बीमारी है वो उसके बारे में बता रखा है कि यह आंखों के रोग की अंतिम स्थिति है। अब ये जो प्रॉब्लम आप देखेंगे, जो आपकी आंखों में जो रोग होता है उसकी एक अंतिम स्थिति होती है। क्या है, आप अंतिम स्थिति में क्या है, आप स्टार्टिंग में देखेंगे आपको चश्मा लग रहा है, धीरे धीरे आपको चश्मे पे भी आपका नंबर बढ़ रहा है। ऐसा होता है, कई बार हो जाता है कि नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है, आपकी आंखें बिना चश्मे को आप जो है आंखों से बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा है, एकदम धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशन है, जब अंतिम स्टेज आ जाता है, मतलब नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होता है कि आपकी रोशनी जो है वो खत्म होने वाली होती है। तो वही है, ये जो स्थिति है आंखों की रोग की अंतिम स्थिति है। इसमें जो कॉर्निया के नरम हो जाने के कारण झिल्ली मुलायम होकर खुलना शुरू कर देती है। अब जो ये झिल्ली है, यहाँ पे झिल्ली आएगा, तो जो है कॉर्निया जब मुलायम हो जाता है तो जो ये झिल्लियां है वो मुलायम होकर खुलने लग जाती है धीरे धीरे। तो क्या होता है, जब ये खुलने लग जाती है, जिसमें आंखें लाल और सूख जाती है। अब क्या है, जब ये कॉर्निया है जो सॉफ्ट हो गई है, जो झिल्लियां है वो धीरे धीरे खुल रही है, तो क्या है, आपकी आंखें जो है व्हाइट से रेड हो जाती है और जो आंख है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। अब
आप देखेंगे तो आपको जो आंखें ना हल्की गिरी नजर आएगी पूरे टाइम, आप कभी भी देख लीजिए। लेकिन जब आपकी ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, आंखों में जो है वो आंखें लाल होना शुरू हो जाती है और आंख जो होती है वो सूखने लग जाती है, पानी जो है आंख में से जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। अब यहाँ हमने देखा था कि ये अंतिम स्टेज है। इसके बाद क्या होता है, जो आंखों की रोशनी होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको बता रखी है कि ये क्या है। फर्स्ट आपको कि यह आंखों की अंतिम स्टेज होती है। इसमें क्या है कि जो कॉर्निया है वो नरम होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जो झिल्लियां होती है वो खुलने लग जाती है। और क्या होता है, इसमें जो है हमारी आंखें जो होती है लाल हो जाती है और सूख जाती है। जिसके बाद क्या होता है, हमारी जो ये अंतिम स्थिति होती है, उसके बाद हमारी आंखों की जो रोशनी होती है पूरी तरीके से चली जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये आपका केराटोमेलेशिया में आपको बता रखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपका दे रखा है टोड त्वचा। तो यहाँ पे आपके टोड त्वचा के बारे में बता रखा है कि ये जो है विटामिन ए की कमी हमारी त्वचा को बाहरी रूप से प्रभावित करती है। हमने ऊपर पढ़ा था क्या है कि विटामिन ए ही हमारी दांतों की जो त्वचा होती है उनकी रक्षा करता है, उनको बनाता है। तो क्या है कि विटामिन ए की कमी से ही जो हमारी त्वचा की जो बाहरी रूप से प्रभावित करती है, शरीर की त्वचा शुष्क, खुरदरी व चितकबरी हो जाती है। अब क्या है, यहाँ पे जो चितकबरी दे रखे हैं, आप देखेंगे ना बहुत सारे आप धब्बे देखेंगे फेस पर हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। व्हाइट आप या तो देखेंगे व्हाइट हो जाएंगे या फिर ब्लैक हो जाएंगे। आप देखते हैं फेस पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, तो वैसी स्किन हो जाती है कि एकदम ही व्हाइट वगैरह या फिर अलग अलग कलर एक ही फेस में हो जाते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ बता रखी है कि शरीर की त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क या खुरदरी हो जाती है और चितकबरी सी हो जाती है। मतलब कलर आप देखेंगे डिफाइन करें, त्वचा चितकबरी मेंढक के समान दिखाई देती है। अब आपको पता है कि किस तरीके से ऐसे आप यहाँ पे स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको कलर दिखाई देंगे। यहाँ पे ये आपका फेस है और यहाँ पे आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है, यही आपकी जो चितकबरी त्वचा होगी उसके बारे में बता रखा है। ऐसा श्वेत ग्रंथियों के ठीक से काम ना करने के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जो ये स्किन हमारी ऐसी क्यों हो जाती है, तो जो हमारी जो श्वेत ग्रंथियां है वो सही रूप से कार्य नहीं कर रही। आपको पता है कितने सेल्स है, रेड सेल्स है, व्हाइट सेल्स है। तो उसमें क्या है, जो श्वेत ग्रंथि है वो ठीक से कार्य नहीं करती है, ठीक से काम नहीं कर पाती, जिस वजह से जो हमारी ये जो प्रॉब्लम है टोड त्वचा, जिसमें कि हमारे शरीर किस प्रकार की हो जाती है, जो मेंढक जैसी चितकबरी हो जाती है। अब मेंढक के कलर देखते हैं ऊपर ऊपर आप देखेंगे अलग अलग कलर उसमें दिखाई देते हैं। तो वैसे हमारे फेस में ये हो जाता है कि किस तरीके से अगर आपका फेस व्हाइट है तो यहाँ पे ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स है वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे और पूरे फेस में वो अजीब तरीके से हो जाते हैं। तो ये आपकी जो टोड त्वचा है उसमें दे रखा है। ये हम कर चुके हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट आ गया रतौंधी। अब इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये भी आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। तो क्या है, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आंखों पर पड़ता है। अगर यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो क्या होगा, उससे आपका सबसे जो बुरा प्रभाव होगा कहाँ पर पड़ेगा, आपकी आंखों पर। हमारी आंखों में रेडोपिल्स नामक एक पदार्थ होता है जो विटामिन ए, रेटिनोल और प्रोटीन से बनता है। क्या है, ये जो है रेडोप्लिसन जो है ये पदार्थ है जो कि विटामिन ए और रेटिनोल और प्रोटीन से बनता है। विटामिन ए की कमी से होने पर रेडॉक्सन नामक गति धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब क्या है, यहाँ पे अंधेरा शाम के टाइम आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है, रतौंधी की प्रॉब्लम होती है वो होती है शाम के टाइम, या फिर जब अंधेरा हो जाता है तो व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो बता रखा है कि सबसे पहले तो ये विटामिन ए की प्रॉब्लम जो भी होती है तो हमारी आंखों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो। ठीक है, तो क्या है, विटामिन ए की कमी से जो है हमारी आंखों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें जो है रेडोप्लिसन नामक जो एक पदार्थ है, रेडोप्लिसन जो आपका जो पदार्थ है वो विटामिन ए, रेटिनॉल और जो हमारा प्रोटीन है उन दोनों को मिलाकर बनता है। जो ये आप रेडोप्लिसन सुन रहे हैं ये रेटिनॉल और प्रोटीन को मिलाकर बनता है। विटामिन ए की कमी होने से रेडॉक्सन नामक गति धीमी हो जाती है। अब विटामिन ए की कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, रेडॉक्सन जो है उसकी गति जो है वो धीमी हो रही है।
तो उससे क्या होगा, जिससे कि व्यक्ति को जो है रात में जो है ठीक से दिखाई नहीं देगा, या अंधेरे के टाइम पर ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। उनको दिखाई नहीं देता है एक तरीके से, कि दिन में उनकी नजर ठीक होती है लेकिन रात को बिल्कुल ही उनको नजर नहीं आता है। या कई स्थिति में ऐसा होता है कि साफ साफ नहीं दिखता है, या कई स्थिति में ऐसा होता है कि पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस जो है आपका वो दे रखा है, तो ये भी जो है आपकी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, विटामिन ए की अधिक कमी होने पर जो सूक्षातिपाक है स्थिति पैदा हो जाती है। सूक्षातिपाक मतलब यहाँ पे क्या है, जो सूक्ष्मता की स्थिति है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। किससे? विटामिन ए की अधिक कमी होने के कारण जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है जिसमें अश्रु ग्रंथियों का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। मतलब अश्रु ग्रंथियां कौन है? जो हमारी आंखों से आंसू जो गिरते हैं, जो अश्रु ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उनका जो कार्य है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और जो श्राव में कमी होने के कारण नेत्र श्लेष्मा सूख और सिकुड़ जाती है। अब क्या है, जब ये जो श्राव है मतलब जो बाहर आना चाहिए था वो बाहर नहीं आ रहा, हमारे आंसू जो है वो बाहर आना चाहिए था, बहकर श्राव होना चाहिए था उसका, लेकिन उसमें कमी आ गई है, वो नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, जो नेत्र है वो श्लेष्मा, नेत्र की जो श्लेष्मा है वो सूख कर और सिकुड़ जाती है। अब जो नेत्र के अंदर जो श्लेष्माएं है वो सिकुड़ जाती है, वो मुड़ जाती है, जिससे कि आंखों का जो कॉर्निया है सूख जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है। अब ये जो है कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है, तो विटामिन ए की जो अधिक कमी होने के कारण जो आप देखेंगे आपका ऐसी जो स्थिति है वो होती है, क्योंकि क्या है इसमें क्या है, जो अश्रु ग्रंथि है वो जो है कार्य करना जो है कम कर देती है, उसके कार्य में कोई ना कोई अवरुद्ध आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अश्रु के जो श्राव है मतलब आंसू जो बाहर आने चाहिए थे वो आना बंद हो जाते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि नेत्र जो है श्लेष्मा जो है, नेत्र का श्लेष्मा है वो सिकुड़ जाता है, जिससे जो आंखों के जो कॉर्निया है वो सूख जाती है और हमें धुंधलापन नजर, जो धुंधली हमारे नेत्र होते हैं वो धुंधला उनको नजर आने लग जाता है। इसमें क्या आपने इसमें देखा होगा कि आंखें जो होती है वो रेड हो जाती है और व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता। हमें क्या बोलते हैं, जिसको भी ऐसा हुआ होता है उसको दूर रखा जाता है, उसकी आंखों में चश्मा लगा दिया जाता है ताकि ये फैले ना। तो ये इस प्रॉब्लम से जो हमारा कंजक्टिवाइटिस है वो होता है। तो आपका जो कंजक्टिव आई था उसके बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट यहाँ आपको दे रखा है आपका जो आयोडीनहीनता है। अब आप आयोडीनहीनता समझ रहे हैं, यहाँ पे आयोडीन क्या है, आपके नमक की बात की जा रही है, जो आपका नमक है उसकी बात की जा रही है, उसकी हीनता यहाँ पे, ये जो आपकी कमी है आयोडीन की कमी, उसमें कौन कौन से विकार, कौन कौन से रोग होते हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आयोडीन हमारे पूरे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है, परंतु यह सामान्य शारीरिक और मानसिक विकास तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य है। क्या है कि आयोडीन हमारे पूरे शरीर में सबसे कम पाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे पूरे शरीर के लिए जितने भी कार्य होते हैं शारीरिक व मानसिक, उसके विकास के लिए तथा वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब क्या है, सबसे कम मात्रा में पाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी शरीर की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है उसके लिए सबसे ज्यादा ये मान्य रखता है। तो आयोडीन खनिज थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में बता रखा है कि आयोडीन पाया तो कम मात्रा में जाता है, लेकिन हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट यहाँ आपको बता दिया कि जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो आयोडीन है वो बहुत ज्यादा ही आवश्यक है, तथा इसमें अधिकांश मात्रा थायराइड ग्रंथि में ही स्थित होती है। अब जो आयोडीन है इसकी जो सबसे ज्यादा मात्रा जो कहीं उपस्थित होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वहीं पर होती है। अब यहाँ कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या अधिक पाई जाती है कि गर्भावस्था के दौरान इस पोषक तत्व की कमी के कारण भ्रूण का विकास प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण पैदा होने वाले बच्चों में कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है।
तो यहाँ पे क्या बता रखा है, कुछ आपको राज्यों के नाम बता रखे हैं कि कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऐसे जो राज्य है यहाँ पे क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो आप देखेंगे आयोडीन की हीनता पाई जाती है, आयोडीन की कमी पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, क्या होता है, उसको बहुत सारी जो बीमारी होती है पैदा होने के बाद, उसके बारे में बता रखा है कि किस तरीके की बीमारी होती है। तो कई मानसिक बीमारी होती है, तो कई शारीरिक बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयोडीन हमारे शरीर में क्या है, कम मात्रा में ही चाहिए होता है हमारे शरीर को, लेकिन यदि ये बहुत कम हो गया है या हमारे शरीर को पूरी रूप से नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, हमारे साथ साथ यदि हम गर्भवती हैं तो हमारे बच्चों को भी जो है, जो भ्रूण आने वाला है, जब बेबी होने वाला है, उसको भी बहुत सारी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ आपको आयोडीन के कार्य बता रखे हैं कि आयोडीन हमें चाहिए कम मात्रा में, लेकिन क्या है कि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अगर हमें आयोडीन पूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं तो अब यहाँ पे आयोडीन के आपके कार्य बता रखे कि क्यों आपको आयोडीन जरूरी है, या इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, किस तरीके से हमें सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है। तो यहाँ इस ग्रंथि की क्रिया इसके हार्मोन थायराइड जो सिस्टम्युलेटिंग है हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है वहां से निकलता है। थायराइड ग्रंथि की जो एपिथेलियम कोशिका में आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये जो हार्मोन है किसके द्वारा जो है, मतलब यहाँ पे बता रखा है आपको नमक के आयोडीन के बारे में कि इस ग्रंथि की क्रिया इसके हार्मोन थायराइड जो है इसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इसमें जो है पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वहां से ये निकलता है, जो आयोडीन है कहाँ से निकलता है, या जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से ये निकलता है, जिसे थायराइड ग्रंथि की जो एपिथेलियम कोशिका में आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आपको बता रखा है कि आयोडीन शरीर की विकास और उपाधि गतिविधियों की दर में तीव्रता लाता है। अब यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से जो आयोडीन है वो शारीरिक विकास और उपाधि, जो शारीरिक विकास है या कोई भी प्रॉब्लम्स है उनकी गतिविधियों में किस तरीके से, या तो मतलब ये जो गड़बड़ी है या कोई भी अच्छी शारीरिक तीव्रता हमें चाहिए शरीर को, हमारे शरीर को कहीं कोई कमी है, अगर तीव्रता चाहिए तो क्या है, आयोडीन वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उनको दूर करता है, कोई भी व्याधि है उनको खत्म करता है, उनको दूर करता है। यह ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक होता है। अब क्या है, आयोडीन से ही जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो ये क्या है कि एक तरीके से जो ऊर्जा का उत्पादन है उसमें भी सहायता करता है। कोई भी कार्य करने की शक्ति है हमारे शरीर में तो उसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से जो बांझपन तथा घेंगा रोग है। अब बांझपन क्या है कि बेबी नहीं हो रहा, और घेंगा रोग गर्दन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, तो वही यहाँ पे बता रखा है कि आयोडीन की कमी से बांझपन तथा घेंगा रोग जैसी जो समस्याएं होती है वो उत्पन्न होती है। ये आपको घेंगा रोग के बारे में बता रखा है कि गले में इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो उत्पन्न होती है। किस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो जो ये हिस्सा होता है गर्दन का, ये बढ़ जाता है, ये फूल जाता है, जिसे ही हम घेंगा रोग कहते हैं। अब यहाँ आपको बता रखा है कि आयोडीन की कमी से होने वाली हानियां। तो आयोडीन की कमी से जो है गलगंड नामक रोग होता है। आयोडीन के अभाव में थायरोक्सिन कब निकलता है, थायराइड की अधिक मात्रा में थायरोक्सिन उत्पन्न करने की अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे कि यह ग्रंथि सूज जाती है। अब यहाँ आपको बता रखा है कि किस तरीके से आयोडीन की कमी होती है। तो क्या होता है कि आयोडीन की कमी से जो गलगंड नामक रोग होता है वो उत्पन्न होता है। फर्स्ट तो हमें याद रख रहे हैं कि कौन सी बीमारी होती है, तो गलगंड नामक जो होती है। आयोडीन के अभाव में जो थायरोक्सिन कब निकलता है, थायराइड को अधिक मात्रा में थायरोक्सिन उत्पन्न करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये कम बता रखा है कि थायरोक्सिन जो होता है वो कम निकलता है, जिस कारण क्या होता है, तो थायराइड को अधिक मात्रा में
थायरॉक्सिन उत्पन्न करना पड़ता है। अब क्या है, यहाँ पे आयोडीन अंदर ही अंदर एक कार्य कर रहे हैं, अंदर ही से एक कार्य चल रहा है। तो क्या हो रहा है, हमें आयोडीन की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं से तो उस मात्रा को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हमारे शरीर में ही वो गतिविधि हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह वो पूर्ण करने की कोशिश कर रही है। तो क्या होगा, एक जगह पूर्ण हो जाएगा परंतु दूसरी जगह तो खाली रह जाएगा। जैसे कि हमारे शरीर में ये गतिविधि चल रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका एक गर्दन दे रखा है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से जो आयोडीन चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से ये आयोडीन आपको पूरा करके यहाँ दे रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ का स्थिति तो ब्लैंक रह जाएगा ना, यहाँ पे तो पूरी रूप से आपको नहीं मिलेगा। तो वही बता रखा है, जब थायरॉक्सिन जो होता है वो कम निकलता है, तो जो थायराइड है उसको अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन उत्पन्न करना पड़ता है। जब ये कम निकलता है तो थायराइड को ही इसकी मात्रा को बढ़ा देना पड़ता है, जिस कारण क्या होता है कि ये अधिक कार्य करता है। आपका जो थायराइड है उसको ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़ जाता है, वो अपना भी कार्य कर रहे हैं, साथ में जो थायरॉक्सिन है उसका भी कार्य कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ग्रंथि है वो सूज जाएगी। यहाँ पे जो आप ये ग्रंथि देखेंगे ये सूज जाएगी और इसकी स्थिति जो है ना वो ठीक नहीं रहेगी। जब सूज जाएगी ना तो गला का शेप ऐसे है, लेकिन वो गला का शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो गला है यहाँ पे आप देखेंगे वो किस तरीके से वो जो है इसकी जो आप यहाँ पे संरचना देखेंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। नेक्स्ट, गर्भावस्था में आयोडीन की अतिरिक्त मात्रा न मिलने पर माता को गलगंड रोग होता है, साथ ही जन्म के पश्चात बच्चा बौनेपन से पीड़ित भी हो सकता है। क्या है, यहाँ पे एक और बीमारी आपको बता दिया गया है कि अगर गर्भवती महिलाएं है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या है, जब बच्चा होगा तो उसको क्या होगा, बौनेपन की समस्या होगी, जो उसकी हाइट होगी वो कम रह जाएगी। जितना आप नॉर्मल हाइट देखते हैं उससे कम स्थिति में आप देखेंगे। तो जो बौनेपन की जो समस्या होती है किस वजह से होती है, आयोडीन की कमी से। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आयोडीन की मात्रा हमें ज्यादा नहीं चाहिए होती है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हमें जितनी मात्रा आयोडीन की होती है वो हमें नहीं मिलता तो उससे बहुत सारी जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो उत्पन्न होती है। यहाँ आपको बता रखा है, एक हाइट दिखा रखी है, जो बौना इंसान होता है वो किस तरीके से होता है। तो आप देखेंगे कि ये एजेड है, लेकिन क्या है, इसकी हाइट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो यही बौनेपन के बारे में आपको बता रखा है। नेक्स्ट याद रखा है कि वयस्क व्यक्तियों के शरीर में इसकी कमी के कारण हाथ पांव में सूजन आ जाती है। अब क्या है कि आयोडीन की कमी से जो वयस्क व्यक्ति होती है उनके शरीर में जो है हाथ पैर में सूजन की प्रॉब्लम होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है। शरीर ढीला पड़ जाता है, वह रोगी सुस्त हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, शरीर जो है ढीला पड़ रहा है और रोगी सुस्त हो रहा है, कार्य करने का मन नहीं कर रहा है, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये सारी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस रोग को मिक्स्ड ईमा कहते हैं, मिक्स्ड ईमा कहते हैं। अब क्या है, इस रोग को जहाँ पे वयस्क व्यक्ति के शरीर में सूजन आ रही है, सुस्ती आ रही है, शरीर ढीला पड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड ईमा कहते हैं। इसका कारण शरीर में व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन नहीं होना तथा जलन का अनुभव होना। अब यहाँ पे क्या है, जो व्यर्थ पदार्थ है वो उसका निष्कासन नहीं हो पा रहा है, जो व्यर्थ पदार्थ बाहर आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे, तो क्या है, जिस वजह से क्या है, वो शरीर में जो जलन की स्थिति है, एसिडिटी वगैरह है जो उत्पन्न हो रही है, जो बन रही है, वहाँ इसके बारे में बताएगी कि आयोडीन की कमी से ये भी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट आपको ये मिक्स्ड ईमा जो नाम है वो याद रखना है, किस वजह से होता है। तो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं आयोडीन की कमी से उनके शरीर में जब सूजन आने स्टार्ट हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, थकान होने लग जाती है, तो इसी को हम मिक्स्ड ईमा कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन होना चाहिए था, परंतु वो नहीं हो पा रहा है, जिससे कि जलन का अनुभव उत्पन्न होने लग जाता है, एसिडिटी की जो समस्या होती है वो उत्पन्न होने लग जाती है। आयोडीन की कमी से बालों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अब क्या है, शरीर में आयोडीन की कमी है तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे बालों की समस्याएं होती है, वो भी होती है कि बाल जो बढ़ना है वो कम हो जाता है, बाल जल्दी लंबे नहीं होते या बढ़ते नहीं है। अब यहाँ आपको दे रखा है आपकी पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्य नीतियां। अब यहाँ जो भी पोषण से संबंधित समस्याएं हैं उनको करने के लिए कौन कौन सी कार्य नीति बनाएगी उसके बारे में है। तो यहाँ आपको बता रखा है कि आज हमारे देश में कुपोषण उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर की
पोषण संबंधित नीतियों का मुख्य हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, जो आज हमारे देश में जो कुपोषण की समस्याएं चल रही है वो एक तरीके से हमारी यहाँ पे स्थिति के बारे में बता रखा है कि आज हमारे देश में कुपोषण उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर की जो पोषण संबंधित नीति है उसका मुख्य हिस्सा है। मतलब कुपोषण की जो समस्या है अब ये छोटी मोटी समस्या नहीं बन के रहेगी, ये आप यहाँ पे बता रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी है जो कुपोषण की समस्या है। इसी उद्देश्य से कार्य करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई, जिसमें महिलाएं और जो बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि अब कुपोषण की समस्या किस लिए होती है, पूर्ण तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है, पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से होता है। तो क्या है, 1993 में इसके द्वारा ना राष्ट्रीय स्तर पर एक कदम उठाया गया था, जिसमें महिला और जो बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। अब हम देखेंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि जिनको हमने दूर करने का प्रयास किया, जिसके लिए हमने नीतियां लागू की है। यहाँ आपको बता रखा है कि राष्ट्रीय पोषण नीति NNP, राष्ट्रीय पोषण नीति तो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें क्या है, कुपोषण की जो चौतरफा समस्या को कम करने और लोगों के लिए स्वास्थ्य की जो उत्तम स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए अंतर क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती है। अब क्या है, जो राष्ट्रीय पोषण नीति जो आपकी NNP है, मतलब कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए NNP राष्ट्रीय कुपोषण नीति को लागू किया गया है। इसमें क्या है, जो कुपोषण की चौतरफा समस्या उसको कम करने का प्रयास किया गया है और वह लोगों को जो स्वास्थ्य की जो उत्तम स्थिति है वहां तक पहुंचाने का जो है प्रयास किया गया है कि कुपोषण से किस तरीके से लोग बच सकते हैं और जो उनकी स्वास्थ्य है उनको हम अच्छी रख सकते हैं, कुपोषण की समस्याओं से उनको दूर रख सकते हैं। तो फर्स्ट ये आपको मिड डे मील के बारे में बताया गया, आपको मध्याह्न भोजन के बारे में पता होगा। तो मिड डे मील जो आप स्कूल में आप खाते हैं, जो आपको 1st to 8th तक मिलता है, जो मिड डे मील स्कूल द्वारा दिया जाता है उसी को हम मिड डे मील कहते हैं। तो क्या है कि ये योजना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई थी। अब ये योजना किसके द्वारा चलाई गई थी, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अब आपको गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे ये प्रोवाइड करवाया जाता है। इससे बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। एक तो क्या है, इसको जब हमने लागू करवाया तो जो गरीब स्तरीय परिवार के लोग थे उन्होंने क्या किया, बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया कि एक समय का भोजन तो उनको प्राप्त हो जाएगा, भोजन मिल जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, इस वजह से एडमिशन करवाना स्टार्ट करवा दिया सिर्फ खाने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुतों की सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके बच्चों को या उनको खाना भी नहीं मिल पाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट हम बच्चों को कुपोषण की स्थिति से बचा रहे हैं, दूसरा जो शैक्षिक स्थिति है उनकी वो भी ठीक हो रही है। तो यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से योजना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया गया था और जो भी भोजन है उसको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, निःशुल्क ही जो है बच्चों को दिया जा रहा है। संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषक की कमी पर नियंत्रण पाना, जैसे कि अब जो संवेदनशील वर्ग है उनमें जो सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण। अब ऐसे वर्ग है जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या है, वहां पे जितने भी सूक्ष्म पोषकों की कमी है, जो बच्चे हैं संवेदनशील बच्चे हैं उनके अंदर जो भी सूक्ष्म पोषकों की कमी है उसको नियंत्रण में लाना, उसको कंट्रोल करना। जैसे कि बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं। यहाँ पे संवेदनशील जो वर्ग है उनके बारे में आपको बता रखा है कि बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और अन्य माताओं में जो लौह तत्व की, विटामिन ए की, फॉलिक अम्ल और आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं यहाँ पे। तो वो ही बता रखे हैं, पूरक पोषक तत्व की गोलियां मुफ्त में वितरण करना। बहुत सारे आप देखेंगे कि आपको स्कूल में बहुत सारे मुफ्त जो गोलियां होती है आप देखेंगे। फर्स्ट आपको तो जो आपको बैक्टीरिया की, कीड़े मारने की जो दवाई होती है आपको खिलाई जाती है। वेडनेसडे स्कूलों में जो होती है आयरन की जो गोलियां होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों को फ्री में, निःशुल्क। ये सब भी निःशुल्क ही करवाया जाता है ताकि जो बच्चों में जो आयरन की कमी है वो ना हो सके, अनीमिया की जो कमी है वो उत्पन्न ना हो। इस वजह से ही जो ये टैबलेट्स वगैरह है मुफ्त प्रोवाइड करवाया जाता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आए ना और जो जन स्वास्थ्य वो पूर्ण रूप से बरकरार रहे, बना रहे। वही बता रखा है यहाँ पे।
अब यहाँ आपको डाइट और फूड जो बेस्ड स्ट्रेटजीज है उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट, एक प्रकार की निवारक और व्यापक जो भी कार्य नीति है, मतलब एक तरीके की जो भी व्यापक कार्य नीति है, प्रिवेंटिव एंड जो भी कॉम्प्रिहेंसिव जो भी कार्य नीति है उसके बारे में आपको बताया गया है, जिसके अंतर्गत पोषण संबंधित समस्याओं से निपटने के जो भोजन को एक प्रमुख माध्यम के रूप में किया गया है। अब भोजन को एक प्रमुख वो रखा गया, सब्जेक्ट रखा गया, जहाँ पे भी जो पोषण संबंधित बीमारी है उसको भोजन के द्वारा ही जो है वो दूर किया जाए। यह रणनीति सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता उपभोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये जो नीति है, ये जो रणनीति बनाई गई है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, मतलब जो छोटे तत्व है उनकी जो कमी है उनको रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता उपभोक्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे जो फूड है वो किस तरीके से जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी कमी हो रही है लोगों के शरीर में, उसको पूर्ण करता है, उस कमी को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो वही फूड से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से केंद्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो कदम उठाए गए हैं कि खाने के द्वारा ही लोगों के अंदर जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है, उसके अंदर जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसको खत्म किया जा सके। जो भी पोषण से रिलेटेड समस्या है तो उसको हम किससे दूर करें, जो खाने की चीजें, पूर्ण प्रकार का जो आहार आपको दिया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं। तो वही कि किस तरीके से जो रणनीति अपनाई गई है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि आपके शरीर में उनकी कमी ना हो, उसके बारे में यहाँ आपको बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण आपको बता रखा है। तो इस कार्यनीति के अंतर्गत उन लोगों को जिनमें किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की संभावना होती है या कमी होती है, उनको न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। अब कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसा पुरुष है, कोई भी है जिसके अंदर क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, तो उनको कुछ ऐसे टैबलेट्स वगैरह होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है जिनसे कि जो ये कमी है उनकी दूर हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आपको भारत में विशेष रूप से विटामिन ए और लौह तत्वों के लिए उपयोग किए जाने वाली एक अल्पावधि कार्य नीति है। अब क्या है, भारत में ऐसे कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं जिसमें आप देखेंगे कि विटामिन ए है, लौह तत्व है, इनके जो उपयोग है, इनके लिए कार्य नीति बनाई गई है। मतलब कि क्या है, बहुत सारे लोग क्या है इनसे अनजान है, उनको नहीं पता है किस प्रकार का आहार लेना है, किस प्रकार के पोषक तत्व लेने हैं। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी जो कार्य नीति है उनको चलाया गया, उनके बारे में आपको बताया जाएगा, जागरूक करवाया जाएगा। तो सबसे प्रमुख समस्या क्या है, इसमें निर्धारित करना कि मुश्किल होता है कि कार्यक्रम में किस सूक्ष्म पोषक तत्व पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब क्या है, हमारे सूक्ष्म जो पोषक तत्व है वो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है वहां पे आप लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो हमें नहीं पता कि किसके अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है या किसको किसके बारे में बताना जरूरी है। तो क्या है, इसमें समस्या कौन सी आती है कि किस पोषक तत्व को हम मेन टॉपिक रखें, किसके बारे में हम बताएं, क्योंकि पोषक तत्व, सूक्ष्म जो पोषक तत्व है बहुत मात्रा में बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या है, समस्या यही आती है कि किसको हम मेन टॉपिक बनाएं, किसके बारे में हम जागरूक करें, उसके बारे में आपको बता रखा है। नेक्स्ट है आपको बता रखा है विभिन्न पोषक संबंधित कार्यक्रम। तो यहाँ फर्स्ट आपको आहार पूरक कार्यक्रम के बारे में बता रखा है। इसमें क्या है, आहार पूरक कार्यक्रम में जो है फूड सप्लीमेंशन प्रोग्राम्स है उसके बारे में बताया गया है। मतलब कि जो फूड जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों को पोषक स्थिति की सुधार करके स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि तथा स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना। क्या है, ये जो आप देखेंगे आहार पूरक कार्यक्रम जो लगाया गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने मिड डे मील के बारे में समझा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो बच्चे हैं
उनकी जो पोषक स्थिति में सुधार है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पूर्ण रूप से पोषित जो आहार है वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ क्या है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से जो आहार है, उनकी पोषक स्थिति है, उसमें सुधार लाया जा सके, उसके लिए जो है आहार पूरक कार्यक्रम को लाया गया। लेकिन साथ ही में क्या है कि उपस्थिति में वृद्धि। अब बहुत सारे बच्चे क्या है एडमिशन करवा लेते थे लेकिन वो स्कूल नहीं आते थे। स्कूल के बदले या तो जो आप देखेंगे जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है या उनकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या होता था उनके पेरेंट्स नाम तो लिखवा लेते थे लेकिन साथ में उनको अपने साथ ही रखते थे या फिर कार्य करने के लिए उनको लेकर जाते थे, काम करवाते थे उनसे, लेकिन स्कूल में वो जो रेगुलर मात्रा में जो वो उपस्थित नहीं होते थे। तो क्या था जब यहाँ पे पता चला कि मुफ्त आहार जो योजना है वो लागू किया गया है, तो क्या है माँ बाप ने जो है जो उनके बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से जो है स्कूल जाने पर जोर दिया, उनको स्कूल भेजा ताकि क्या है उनको खाने के लिए जो है वो खाना मिल सके और साथ ही में जो पोषक तत्व है वो मिल सके। और सरकार द्वारा ये कार्यक्रम इसलिए चलाया गया है कि बच्चों के अंदर जो पोषक तत्व है उसको पूरा किया जा सके, साथ ही में जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो वो कक्षा में पूर्ण रूप से उपस्थित हो, इसीलिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत बच्चों की पोषण संबंधित दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। अब क्या है इसमें क्या है बच्चों जो भी बच्चे हैं उनको पोषक संबंधित जो दैनिक आवश्यकता है मतलब डेली रूटीन में जो भी उनको पोषक संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो प्रोवाइड करवाना। क्या है हमें पोषक तत्व की डेली आवश्यकता होती है, ऐसा तो नहीं है हमने महीने में एक बार ले लिया 6 महीने में एक बार ले लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें पोषक तत्व जो कि हमें डेली लाइफ में ही उसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पे वही बता रखा है कि जो दैनिक रूप से जो भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए ही जो ये कार्यक्रम है उसको लागू किया गया है। यहाँ कुछ अन्य कार्यक्रम के बारे में आपको बता रखा है। विशेष पोषक कार्यक्रम स्कूल जाने वाले बच्चों को फॉलिक एसिड एवं विटामिन ए की जो गोलियां है वो दी जाती है। मैंने आपको बताया था कि आयरन वगैरह की जो गोलियां है वो स्कूलों में प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि बच्चों के अंदर जो भी कमी हो वो दूर की जा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड दिया जा रहा है, खाने के साथ साथ जो अन्य टैबलेट्स वगैरह होती है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को। नेक्स्ट यहाँ जो आपका बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम है उसके बारे में बता रखा है। तो इसमें क्या है आपको जो बता रखा है कि मुख्य उद्देश्य जो है 3 से 5 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रतिदिन कोई ऊर्जा की आवश्यकता का 1/3 तथा प्रोटीन की जो आधी आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। अब क्या है इस कार्यक्रम को क्यों लागू किया गया, तो इसमें जो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जो प्रतिदिन की मतलब डेली रूटीन की जो ऊर्जा की आवश्यकता है तथा जो 1/3 प्रोटीन है और प्रोटीन की जो आधी आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। अब ये कार्यक्रम इसलिए चालू किया गया है ताकि जो कम आयु के बच्चे हैं 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो भी प्रोटीन की जो पूर्णता है उसको पूरे रूप से उसके शरीर को दिया जा सके, जो प्रोटीन की मात्रा है, ऊर्जा की मात्रा है उसके शरीर को दिया जा सके, इसलिए इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को चलाया गया है। यहाँ आपको नीचे बता रखा है कि किस प्रकार की जो चीजें इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो हम देखेंगे कि गेहूं आधारित पोषक तत्व कार्यक्रम है इसमें। तो इस योजना के लाभार्थी पूर्व विद्यालय आयु के बच्चे, गर्भवती तथा जो धात्री माताएं होती है उनके लिए है। गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम किस लिए होते हैं, तो जो विद्यालय से पूर्व जो बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते उनसे तो जो छोटे बच्चे होते हैं, एज होती है 4 से 5 साल होती है विद्यालय में जाने की, तो उससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, या गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग लेडी है, उन सब के लिए ही जो है गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम है उसको लागू किया गया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम दे रखा है, तो इसमें क्या है 2017 में इसको चलाया गया था। इस मिशन की शुरुआत 2017 में की गई थी, जिसमें बच्चों को, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण स्थिति में सुधार लाना तथा बच्चों एवं माताओं में अनीमिया को कम करने का जो उद्देश्य है
उसको इसमें लाया गया था कि किस तरीके से जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं, उनके अंदर जो अनीमिया की कमी है या जो भी पोषक स्थिति जो है उनमें सुधार लाया जा सके, अनीमिया की कमी को दूर किया जा सके, ऐसे मिशन इस राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में रखा गया था। नेक्स्ट आपको यहाँ दे रखा है आपका खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है कि जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड के जरिए सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना। अब क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्य करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे आप देखेंगे जो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनको राशन कार्ड दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो कम मात्रा में, मतलब कम पैसे देकर ही जो अनाज है उसकी पूर्ति कर सके। और क्या है, जो खर्चा है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पिछड़े वर्ग के होते हैं या जिनको इतनी जानकारी नहीं होती इन सब चीजों के बारे में, तो क्या होता है वो क्या करते हैं, मन मार के रह जाते हैं, पूर्ण तरीके से वो खाना नहीं खाते, हो गया एक दिन में उन्होंने एक रोटी खा ली, उनका खाना हो गया। जिससे क्या होता है उनके अंदर पोषण संबंधी जो समस्याएं होती है वो उत्पन्न होती है और उनको पोषक तत्व जो है वो मिल नहीं पाते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से जो मृत्यु दर है वो बढ़ता जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो है राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें एक जन वितरण प्रणाली आपको बता रखा है, जिसमें राशन कार्ड प्रोवाइड करवाया गया है, जहाँ पे कम पैसे देकर ही राशन हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है अनंतयोदय अन्न योजना। अनंतयोदय अन्न योजना, इसमें क्या है, अन्न योजना से आपको पता चल रहा है इसमें भी अन्न के बारे में ही है। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को 2-3 रुपए किलो की दर से राशन उपलब्ध करवाना है। अब इसके अंदर क्या है, तो जो 2-3 रुपए से भी कम लागत में जो आपको देखेंगे, आपको जो खाना है, अनाज है, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अन्नपूर्ण योजना, इसमें क्या है, गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था में पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनके लिए इसको प्रोवाइड करवाया गया है। ऐसे जो लोग होते हैं या ऐसे जो वृद्ध व्यक्ति है जिनको पेंशन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए क्या है, अन्नपूर्ण योजना लागू किया गया है, जिसमें कि गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, नीचे के नागरिक, वृद्ध नागरिक हैं, उनको इसके द्वारा जो है अन्न प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चाहते हैं, जो सरकार है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार है, वो चाहती है कि हम जो जन स्वास्थ्य है उसको हम बड़ी मात्रा में आगे पहुंचाए, लोगों को हम स्वास्थ्य रखें, जो हमारे लोग हैं, जन है, उनको हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं और जो उनकी पोषण संबंधी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो कदम हैं वो उठाए हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको हेल्थ केयर दे रखा है, स्वास्थ्य देखभाल। इसमें स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है। हर सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिक का समुचित स्वास्थ्य देखभाल है वो करे। अब क्या है कि स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है, हमें पता है स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है, मतलब स्वास्थ्य सभी के लिए ही जरूरी है, एक मानव अधिकार है, जरूरी मानव अधिकार है, जिसमें की जो सरकार है उसका दायित्व है कि वो सभी लोगों को स्वस्थ रखे, किसी न किसी तरीके से वो कार्य करता रहे, जिससे कि जो लोग हैं वो स्वस्थ रहे। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आपको बता रखी है, भारत में कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके बारे में। तो प्राथमिक सेवाएं में प्राइमरी हेल्थ सर्विस में यह सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गांव तथा जिलों में उपलब्ध करवाई गई है। अब क्या है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है, तो इसमें यह सेवा सरकार द्वारा सभी गांव तथा जिलों में, प्राथमिक सेवा असल में क्या है कि गांव और जिले जो वगैरह है वहां पे सभी प्रकार की जो ये सेवाएं हैं उसको प्रोवाइड करवाया गया है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टरों को लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। अब क्या है, इसमें क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होता है। अब क्या है, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कार्य किया गया है, किस तरीके से वो निःशुल्क जांच करवा सकते हैं, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो रही है, लंबे समय से बीमार है, तो वहां पर वो जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं, फ्री में उनकी जांच हो सकती है। यहाँ आपको बता रखा है जो आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस है उसके बारे में, रोगी को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पतालों से विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जांच, इलाज तथा देखरेख को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, कौन कौन से उसको शामिल किया गया, तो रोगी की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
तथा जिला अस्पताल से विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जांच, इलाज तथा देखरेख को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। इस प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गंभीर रोगों की जांच के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन आदि जो है किए गए हैं। आदि के लिए बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल में जांच इलाज के लिए रोगी को भेजा जाता है। अब क्या है, यहीं से आपको फ्री सर्विस करवाई जा रही है, आपको जो भी आपका रोग है उसको सॉल्व किया जा रहा है, निःशुल्क किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या है, आपके जो शहरों में सरकारी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं वहां आपको भेजा जा रहा है, ताकि आप पूर्ण रूप से अपने शरीर का जो सीटी स्कैन वगैरह है, एमआरआई है, वो करवा सके और आपको पता चल सके आपकी पूरी जो बीमारी है। अब क्या है, यहाँ प्राथमिक स्तर पर है तो उतनी जो उपलब्ध सुविधाएं है वो प्राप्त नहीं है। नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी है उसके लिए बड़ी मशीनरी चाहिए तो क्या करते हैं, वो शिफ्ट कर देते हैं इनको शहरों में, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, वो भी निःशुल्क जांच करते हैं, वहां पर ये भेज देते हैं, जहाँ पर ये लोगों को कहते हैं कि जो एमआरआई वगैरह है वो करवाए और अपने शरीर का जांच करवा सके। नेक्स्ट, अब आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पे आपका स्कोप्स आ गया, मतलब आप इस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं वो आ गया है। तो जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित विकारात्मक कार्यक्रमों में काम कर सकते हैं। अब क्या है कि जो सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं उसमें वो कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का मौका मिल सकता है इसमें। वह विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि यूनिसेफ हो गया, ऑक्सफैम हो गया, या फिर डब्ल्यूएचओ को तो आपने नाम सुना होगा, जो आप डब्ल्यूएचओ देखते हैं, या एफईओ हो गया, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको संस्थाओं के नाम दे रखे हैं, और इनके ही आप ये राष्ट्रीय, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो क्या है, ये आप इन सब संस्थाओं में जो है वो कार्य कर सकते हैं, या अन्य कोई संस्था हो गई उसमें भी आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ अपनी शैक्षिक योग्यताओं और विशेषता के आधार पर राष्ट्रीय सांकेतिक बाल विकास सेवाएं में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर सकता है। अब यहाँ पे आप बड़े स्तर पर कार्य करने के साथ साथ ही जो बाल विकास जो सेवाएं होती है उनको भी कर सकते हैं, उसमें भी कार्य कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे आपके स्कोप्स है, हमने जितनी भी बीमारियां होती है, किस किस प्रोटीन से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, हमने उसको देखा, आयोडीन की बीमारियों को समझा हमने। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है, हमने स्कोप्स वगैरह सब कुछ करवा दिया, आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको जितने भी जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।